नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम्स होती हैं, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपीटेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, DSSB, NBS, KVS, EMRS, RPSC, MPPSC और ऑल ओवर इंडिया जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस मैंने आपकी इसी चैनल पे प्रिपेयर कर रखी है और आपको इसकी प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी ताकि आपको सारी क्लासेस एक ही जगह आपको मिल जाए। और बाकी अगर आप पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो सारे पेपर सॉल्यूशन भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, जैसे MP सेट का पेपर सॉल्यूशन, UGC नेट का पेपर सॉल्यूशन, MPPSC का, DSSB के अभी हाल ही में मैं पेपर सॉल्यूशन करवा रहा हूँ और अभी भी उसके पेपर सॉल्यूशन ही चल रहे हैं। काफ़ी सारा मैंने करवा दिया है और अभी भी मैं उसी को करवा रहा हूँ DSSB के, क्योंकि बहुत जल्द अब DSSB की एग्ज़ाम आपकी आने वाली है। अभी भी कई स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे कि सर DSSB की एग्ज़ाम कब होगी, तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, मैं आपको बता दूं तो उसकी भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप जाके देखिए कि आपकी एग्ज़ाम कब होने वाली है, आपका कट ऑफ क्या रह सकता है, सब कुछ मैंने उस वीडियो में बताया है। अब जैसे कि आज का हमारा वीडियो है, इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था, पहले जो क्लास ली थी वो आपके इम्पॉर्टेंट MCQ कर रहे थे DSSB TGT म्यूज़िक के लिए। एक पेपर को सॉल्व कर रहे हैं हम जो कि DSSB म्यूज़िक का ही पेपर है, तो उसी के हमने 50 क्वेश्चंस करे थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं, यानी 51 से हम उसकी शुरुआत करेंगे। तो पेपर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मेरा जो बैच है ये मैंने लॉन्च किया था आप सभी के लिए जो DSSB म्यूज़िक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और UGC नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर म्यूज़िक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस बैच में काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है, स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, लाइव क्लासेस कंडक्ट की जा रही हैं, उन सभी की रिकॉर्डिंग PDF, हर वीक आपको टेस्ट दिया जाएगा। ये सब कुछ इस कोर्स में मिलने वाला है और ये कोर्स आपका शुरू हो चुका है, तो आप जल्द से जल्द इसमें रजिस्टर्ड हो जाएं, क्योंकि काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमसे जुड़ रहे हैं इस चैनल से और इस बैच से। तो अगर आप जल्दी से रजिस्टर कर लेते हैं तो उसमें फ़ायदा आपका ये होगा कि आपकी क्लासेस पीछे नहीं रहेगी और आपको फिर इकट्ठा एग्ज़ाम टाइम पे प्रेशर नहीं आएगा। मैं काफ़ी सारा उसमें करवा रहा हूँ, स्टूडेंट को काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। तो अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो और DSSB की, तो खासकर ये कोर्स इन 2 एग्ज़ामों के लिए ही बनाया गया है और अदर एग्ज़ाम के भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। MPTET का कोर्स भी मैंने 1.5 मंथ का एक्सटेंड कर दिया, तो उसकी भी क्लासेस लगातार चल रही हैं। 1250 में अब ये 6 वीक का कोर्स ना होते हुए ये अब टोटल आपका 3 मंथ का कोर्स हो चुका है और फीस उतनी ही है 1250। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं तो कर लीजिए, भले ही आपकी एग्ज़ाम बाद में होगी लेकिन तैयारी आपको भरपूर इसमें कराई जाएगी। रजिस्टर्ड होने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये आप देख सकते हैं 6264191897, इस पर कांटेक्ट करना है। और इसमें DSSB की जो आपकी फ़ीस है वो 600 रुपीज़ है। चलिए अब हम हमारे पेपर की ओर चलते हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि अब हम सेकंड पार्ट इसका शुरू करेंगे, तो 51 क्वेश्चन पे हम आ गए थे, तो 51 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक हमने कर लिए थे कि प्रसिद्ध वायलिन वादक कौन है, तो लाल गुणी जयरामन हमने इसका आंसर लगाया था। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं 51 क्वेश्चन से। तो 51 क्वेश्चन है आपका, तबला घराना में सबसे पुराना घराना कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली घराना और इसके प्रवर्तक हैं सिद्धार्थ खां दादी। यानी कि प्रवर्तक और संस्थापक एक ही चीज़ होता है, तो ये चीज़ का आप याद रखिएगा। सिद्धार्थ खां दादी इसके संस्थापक हैं, प्रवर्तक हैं और ये जो हैं ये आपके मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी तबला वादक थे। ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ जो कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी तबला वादक थे। इनके पुत्र का नाम है बुगरा खान इनके पुत्र का नाम है। और लखनऊ घराने के प्रवर्तक की बात करें तो मोदू खां और बख्शू खां ये आपके लखनऊ घराने के तबले के
प्रवर्तक हैं यानी संस्थापक हैं, और ये इनके यानी सिद्धार्थ खां दादी के पौत्र हैं, ये पौत्र यानी कि पोते हैं। तो इस प्रकार से आपको मैंने सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगती हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो, तो मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि पंजाब घराना किसने लोकप्रिय बनाया। तो पंजाब घराना किसने लोकप्रिय बनाया? आपके अल्लाह रखा खां साहब ने। अल्लाह रखा खां साहब को AR कुरैशी भी कहा जाता है, और ये किनके पिता हैं? तो ये गॉड ऑफ तबला यानी जाकिर हुसैन जी के पिता हैं। तो ये आप याद रखिएगा। अब इसमें स्वप्न चौधरी और आपके वाजिद हुसैन, ये दोनों ही आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। ये आप लिख लीजिएगा, लखनऊ घराने से दोनों संबंधित है। एग्ज़ाम में, नेक्स्ट एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आप तैयारी रखिए। किराना घराने के संस्थापक कौन है? तो इसमें सीधा सा आंसर आपका हो जाएगा अब्दुल करीम खां साहब। अब्दुल वाहिद खां भी किराना घराने के संस्थापक है। हाजी सुजान खां आपके आगरा घराने के संस्थापक हैं, और हद्दू खां और हस्सू खां ये आपके ग्वालियर घराने से संबंधित है। ग्वालियर घराने से संबंधित है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। ये अब्दुल करीम खां साहब का है, मतलब यहाँ पे इसका आंसर अब्दुल करीम खां साहब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन थे? अल्लाह रखा, अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद हस्सू खान और वाजिद हुसैन। तो आपके ग्वालियर घराने के संस्थापक यहाँ पे होते हैं नत्थन पीर बख्श, यानी यहाँ पे आपके नत्थन पीर बख्श जो हैं वो आपके ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं, जो कि यहाँ पे आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो इसीलिए अब हमको ऑप्शन, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ऑप्शन बड़े ध्यान से समझ के चुनना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अल्लाह रखा आपके पंजाब घराने के हो गए, वो भी तबले से। अब्दुल वाहिद खां आपके किराना घराने से हो गए, और वाजिद हुसैन जो हो गए आपके लखनऊ घराने के हो गए तबला वादक। यहाँ पे उस्ताद हस्सू खां जो है वो आपके ग्वालियर घराने से। तो हाल फिलहाल हम आंसर क्या लगाएंगे? उस्ताद हस्सू खां। नेक्स्ट हम चलते हैं, थोड़ा सा इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? यह आपका प्रश्न है। जयपुर घराने के संस्थापक कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे उस्ताद अलादिया खां। उस्ताद अलादिया खां के गुरु का नाम है जहांगीर खां। जहांगीर खां। और इनकी सबसे प्रसिद्ध शिष्य है केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर, जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया था अपने जीवन में, और जब ये इनसे सीखने के लिए गई थी तो इनकी शादी वादी सब हो चुकी थी। और जब इनके पास गई थी तो उस्ताद जी जो थे उन्होंने एक शर्त इनसे रखी थी कि तुमको 20 साल की पूरी फीस मुझे इकट्ठा देनी होगी। अगर मुझसे आप सीखना चाहती हो तो आपको 20 साल की पूरी फीस मुझे इकट्ठा देनी होगी, और मेरे यहाँ रहकर ही संगीत की सेवा करनी होगी। तो उसके लिए इनके पति भी बड़े सहयोगी थे, जिन्होंने इनकी मदद करी, और इनको 20 साल तक उस्ताद जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला, और वो भी इनको इकट्ठी फीस वहाँ पे देना पड़ी। तो काफ़ी संघर्ष किया है, क्योंकि पहले के उस्ताद लोगों ने इसी प्रकार के शर्तें और कड़े नियमों पर ही संगीत सिखाया करते थे। तो काफ़ी कुछ था। और अलादिया खां साहब के जो 2 पुत्र हैं, मंजी खां और बुर्जी खां, इन्होंने आगे चल के संगीत की परंपरा को आगे बढ़ाया, और इनके ही फिर शिष्य बने मल्लिका अर्जुन मंसूर। कुछ इसी प्रकार से आपको स्वरालय म्यूज़िक क्लास चैनल बैचेस में भी पढ़ाया जा रहा है, और उसमें और डिटेल में और भी बहुत कुछ बताया जाता है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपका उसमें फ़ायदा होगा। एक ही क्वेश्चन में हम 8-8, 10-10 क्वेश्चन कर लेते हैं, यानी अगर हम 100 क्वेश्चन करते हैं तो आपके 1000 क्वेश्चन तकरीबन हो जाते हैं। अब्दुल करीम खां साहब और अब्दुल वाहिद खां साहब आपके किराना घराने के प्रवर्तक हैं, और हाजी सुजान खां साहब और आपके घग्गे खुदा बख्श, ये आपके हैं आगरा घराने के प्रवर्तक, आगरा घराने के।
तो ये आप याद रखिएगा कि आगरा घराने के प्रवर्तक ये हैं। एक बात और मैं बताऊं आपको कि अगर हाजी सुजान खां साहब का नाम कहीं नहीं दे रखा है और आपको गलती से भी कहीं मिल जाए अलगदास मुलकदास, तो इन्हीं से शिक्षा प्राप्त करी है आपके हाजी सुजान खां साहब ने, अलगदास और मुलकदास। तो एक प्रकार से हम देखा जाए तो आपके आगरा घराने के प्रवर्तक ये भी हैं, शुरुआत इन्हीं से हुई है, लेकिन माना हाजी सुजान खां साहब को है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? तो अब्दुल करीम खां साहब, हाजी सुजान खां, उस्ताद हस्सू खां, और अभी मैंने इन तीनों का आपको बताया कि हाजी सुजान खां साहब आगरा घराना, अब्दुल करीम खां साहब आपके किराना घराना, और उस्ताद हस्सू खां ग्वालियर घराने से। तो फ़तेह अली खां जो आपके हो जाएंगे वो आपके हैं पटियाला घराने के प्रवर्तक, और इनके साथ में अली बख्श। तो अली बख्श और फ़तेह अली जो हैं वो आपके पटियाला घराने के संस्थापक हैं, और इनको आलिया फत्तू के नाम से भी जाना जाता है। आलिया फत्तू और आलिया फत्तू के नाम से जाना जाता है, और इनको जर्नल कर्नल की उपाधि दी गई है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा, जर्नल कर्नल की उपाधि इनको दी गई है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल्ली घराने के संस्थापक कौन है? तो 4 ऑप्शन है आपके, हाजी सुजान खां, उस्ताद मम्मन खां, उस्ताद हस्सू खां और वाजिद हुसैन। तो यहाँ पे आपके दिल्ली घराने के प्रवर्तक आपके होते हैं तानरस खां, और जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ये सभी इसमें गलत हो जाएंगे। तानरस खां के पुत्र का नाम है उमराव खां। अब हमको ये समझ में आ रहा है कि तानरस खां तो यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि तानरस खां आपके दिल्ली घराने के संस्थापक और यहाँ पे नहीं है, तो हम ऐसा नाम ढूंढेंगे कि जो दिल्ली घराने से हो। हाजी सुजान खां साहब आपके आगरा घराने से, अभी बताया मैंने, ये ग्वालियर घराने से, और वाजिद हुसैन देखिए 2 नाम है, एक आपके तबले से हैं जो कि लखनऊ घराने से, और एक आपके गायन से भी आते हैं वाजिद हुसैन, जो कि आपके रामपुर सहेसवान घराने से हैं, और आपके सहेसवान घराना और आपके ग्वालियर के हस्सू खां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, यानी इनसे इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, इनके गुरु है। तो यहाँ पे दिल्ली के आपके हो जाएंगे उस्ताद मम्मन खां। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। एग्ज़ाम में कई सारे ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं, दिल्ली घराने के संस्थापक तो तानरस खां हैं, लेकिन हम आंसर हमको करना है तो हमको ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो उस घराने से आते हों। तो इस प्रकार से हमको आंसर इतनी चतुराई से देना है कि हमारा कभी मान लीजिए कि क्वेश्चन क्लेम में नहीं गया, या उन्होंने इस क्वेश्चन को एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपका आंसर करेक्ट तो जाए कम से कम। इस प्रकार से करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भिंडी बाज़ार घराने के संस्थापक कौन है? तो भिंडी बाज़ार घराने के आपके उस्ताद छज्जू खां। बाकी सबके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बनारस घराने के संस्थापक कौन है? अब यहाँ पे भी बनारस घराने के आते हैं पंडित राम साहेब मिश्र। ये आपके तबले के और गायन के दोनों के घराने के संस्थापक है पंडित राम साहेब मिश्र। अगर हम बात करें आपके नृत्य के घराने में, तो नृत्य का जो बनारस घराने उसके प्रवर्तक हैं आपके ईश्वर प्रसाद। तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम कैसे देखें, क्योंकि यहाँ पे तो आपके दे ही नहीं रखा है पंडित राम साहेब मिश्र, तो यहाँ पे पंडित गोपाल मिश्रा जो कि आपकी सारंगी वादन से संबंधित है, और ये आपके बनारस घराने के हो जाएंगे। कई ऐसे हैं, अब जैसे मैं बिस्मिल्लाह खां साहब की बात करूं, तो शहनाई का तो ऐसे कोई प्रॉपर घराने नहीं चलते, तो उनको भी बनारस घराने में ही लिया गया है, क्योंकि बनारस घराने के ही वो वहाँ पे, मतलब बनारस से ही उन्होंने घरानेदार शहनाई वादन सीखा है। तो इस प्रकार से गोपाल मिश्र भी सारंगी से हैं और बनारस घराने से, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, बंगाल का संगीत कौन सा है? तो आपका रविंद्र संगीत बंगाल का संगीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम किस भाषा में है? तो वंदे मातरम आपका संस्कृत में। डांडिया यह खालिस्तान की कला है, तो कहाँ की कला है ये डांडिया? आपके गुजरात।
गरबा डांडिया सब वहीं का है, गुजरात का फेमस है। रासलीला यह कला प्रकार खालिस्तान का है, तो ये है आपके मणिपुर का। अष्टपदी को केरल में खालिस्तान भी कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सोपान संगीतम कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खालिस्तान यह अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत की सामान्य शैली है, तो ये सारी आपकी शास्त्रीय शैली हो गई। ये तो आपका खेल शैली में नहीं आता है, घराना, ये तो अलग ही चीज़ हो गई आपके। और ठुमरी जो हो गया आपका, ये अर्धशास्त्रीय यानी सेमी क्लासिकल में आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे दिया है ताठ प्रकार के संगीत वाद्य दर्शाते हैं, यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब ये ताठ जैसा कुछ भी नहीं होता है, ये आपका होता है तत्, ये गलत दे रखा है, इसको आप तत् करिएगा, तो यहाँ पे ये आ जाएगा आंसर तारदार, यानी तत् प्रकार के संगीत वाद्य दर्शाते हैं। यानी तत् वाद्य कौन से होते हैं? तारदार वाले, यानी तार वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके समाघात वाद्य जिसमें सभी प्रकार के स्वर बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पे हम देखें तो ये चारों आपके अवनत वाद्य हैं और चारों ही एक प्रकार के समाघात वाद्य हैं, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि स्वर जिसमें बनाए जा सकते हैं, तो ऐसा कौन है? आपका मृदंगम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। निम्न में से मंगल वाद्य चयन कीजिए, तो मंगल वाद्य आपका कौन सा हो जाएगा? जैसे जो मांगलिक त्योहारों पर बजाने, मतलब जो त्योहारों पर हम गाना बजाना करते हैं तो उसमें जो उपयोग में आते हो, तो आपके शहनाई भी होता है मंगल वाद्य में। और आपका अभी यहाँ पे ऑप्शन में शहनाई नहीं है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा नागस्वरम। शहनाई से छोटे आकार का होता है नागस्वरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नागस्वरम यह खालिस्तान वाद्य है, तो यह कैसा वाद्य? आपका वायु का वाद्य है, मतलब कि आपका सुशिर वाद्य है। प्राचीन तमिल संगीत में वीणा का नाम है, तो क्या नाम है? पाणी नाम है प्राचीन तमिल संगीत में वीणा का। नेक्स्ट चलते हैं। केरल की समाघात समष्टि पंचवाद्य में निम्न में से एक सम्मिलित नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होता है? आपका कुरुम कुजाल। अब इसमें आपका एक तो तिमिला आता है आपके पंचवाद्यम में, मड्डलम आता है और आपका इलायतालम, इलायतालम या इलायतालम ऐसा कुछ है, तो उसको आप देखिएगा। और आपका एक कोम्बू, कोम्बू वाद्य होता है, और एक होता है इडक्का। तो ये आपके पंचवाद्य तिमिला, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, तिमिला, मद्दलम, इलायतालम, इलायतालम, इड्डिका, इडक्का, इडक्का और आपके कोम्बू। अब इसमें से ये जो चार हैं आपके 1, 2, 3 और 4, ये आपके अवनत वाद्य हैं चारों, और एक आपका इसमें सुशीर वाद्य कोम्बू। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि छेंडा फिर क्यों यहाँ पे आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें पूछा है कौन सा नहीं होता है। तो अभी तो मैंने जो पंचवाद्य बताए, लेकिन ये आपके मुख्य पंचवाद्य, इसमें चेंडा को भी आप आखिरी में ऐड कर सकते हैं, यानी पंचवाद्य के अलावा चेंडा का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन कुरुम कुजल जो है इसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपके घन वाद्य से संबंधित है, घन वाद्य आपका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक प्राचीन वाद्य जिसका मूल वायोलिन से संबंधित है, तो आपके किससे संबंधित है? रावण हत्ता। यह आपका राजस्थान का लोकवाद्य है, जो कि काफ़ी फेमस लोकवाद्य है, तत्वाद्य है ये, तो आप याद रखिएगा। इसमें 9 तारें होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। भारतीय मूल का एक कर्नाटकी संगीत वाद्य, तो कौन सा हो जाएगा? वो वायलिन, यानी कि जो कर्नाटक संगीत का भी है और भारतीय मूल का भी है, यानी दोनों में प्रयोग इसका बराबर रूप से किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। विषम का चयन कीजिए, वायलिन, वायला, सेलो और दिलरुबा। तो वायलिन, वायला, सेलो ये तीनों ही आपके वायलिन से ही संबंधित है, और दिलरुबा आपका डिफरेंट है, तो दिलरुबा यहाँ पे
भिन्न हो जाएगा। और एक प्रकार से आप ये भी देख सकते हैं कि बाकी सब सारिका विहीन वाद्य है, वायलिन, वायला और सेलो। और दिलरुबा आपका सारिका हीन वाद्य है, यानी सारिका युक्त वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं, दो तारदार वीणा को कहते हैं, तो इसको कहते हैं नकुलम। एक तंत्री आपकी एक तार वाली, चित्रा आपकी 7 तार वाली और विपंची आपकी 9 तार वाली। 7 तारों वाली वीणा को कहते हैं, अभी मैंने बताया तो चित्रा आपकी 7 तार वाली वीणा है, नकुलम फिर वही 2 तार वाली, विपंची आपकी 9 तार वाली, किन्नरी आपकी 2 तार वाली। और किन्नरी वीणा के आविष्कारक कौन है आपके? मतंग मुनि, जो कि बृहदेशी के रचनाकार है। मतंग मुनि की वीणा का नाम क्या है? चित्रा वीणा। ये मतंग मुनि की वीणा का ही नाम है चित्रा वीणा, मतंग मुनि की, ये भी आप याद रखिएगा। और इनको चैत्रिक भी कहा जाता है, चैत्रिक। जानकारी अच्छी लगती हो तो आप लाइक जरूर करा करें वीडियो को। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, 9 तारों वाली वीणा को कहते हैं, तो 9 तारों वाली वीणा को कहते हैं विपंची। आलापनी आपकी 2 तार वाली, किन्नरी आपकी 2 तार वाली है। देखिए अभी एक प्रश्न आपका एमपी सेट में आया था, तो वहाँ पे मैंने बताया भी था कि आलापनी आंसर में यहाँ पे 2 नहीं दे रखा है, 2 वहाँ पे नहीं था, तो कहीं कहीं आपका 3 भी हो सकता है। और अभी मैंने जब एक बार गूगल पे सर्च मारा था आपके, या गूगल नेट पे मुझे मिला था, तो वहाँ पे 1 तार वाली मिला था। तो इसमें आप थोड़ा सा इसको सर्च मारिए, मेरे हिसाब से जहाँ भी आए आप सबसे पहले 2 को प्रेफरेंस दीजिएगा और फिर आपके ऑप्शन के हिसाब से आप लगा के आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 21 तारों वाली वीणा को कहते हैं, तो वो कौन सी होती है? मत कोकिला। और 21 तार वाली एक वीणा और है महती, तो ये भी आप याद रखिएगा। बाकी बता ही दिया है मैंने आपको सारी वीणाओं की तंत्रियाँ। नेक्स्ट चलते हैं, मत कोकिला वीणा का और एक नाम है, तो क्या कहेंगे मत कोकिला वीणा को? स्वर मंडल हम कहेंगे, क्योंकि स्वर मंडल भी आपका 21 तार का होता है, 21 से 36 तार तक का। नेक्स्ट चलते हैं, वीणा बनने वाली प्रसिद्ध जगह का नाम है, तो देखिए मद्रास, त्रिवेंद्रम, विजयवाड़ा, मैसूर, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा विजयवाड़ा। नेक्स्ट चलते हैं, तानपुरा बनने वाली प्रसिद्ध जगह का नाम है मीरज, तो यहाँ आपका मीरज हो जाएगा। तानपुरा आपका स्वरित वाद्य है, ये आप याद रखिएगा। और प सा में इसे मिलाया जाता है, प सा, ये आपके दोनों मध्य के होंगे। और ये आपका मतलब जो लास्ट वाला सा जो मिलाया जाएगा, तार मिलाया जाएगा, वो आपका खरच का होगा। सारिका के साथ वाला एक तार वाद्य है, तारदार वाद्य है, तो यहाँ पे तारदार में हार्प भी है, ल्यूट भी है, लेकिन इसमें पूछा है सारिका के साथ। सारिका मैं आपको बता दूं, कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रेट्स को सारिका भी कहते हैं और आपके पर्दा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा सा आप याद रखिए कि कौन से सारिका वाले वाद्य हैं, कौन से सारिका वाले वाद्य नहीं है। यह आपका इतना इम्पोर्टेंट बनता है, ये आपके हर म्यूज़िक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। खासकर यूजीसी नेट में एक प्रश्न तो इसका आता ही आता है। तो अगर आप में से कोई यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा हो, DSSS कोई सी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो सारिका से युक्त वाले वाद्यों को पढ़िए और सारिका विहीन वाद्यों को पढ़िए। जैसे दिलरुबा, इसराज आपका सारिका युक्त वाद्य है, आपका वायलिन सारिका युक्त नहीं है, सारंगी सारिका युक्त नहीं है, यानी सारिका विहीन वाद्य। सितार आपका सारिका युक्त है, तानपुरा आपका सारिका युक्त नहीं है। तो इस प्रकार से आप सारों को पढ़िए। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ल्यूट हो जाएगा, क्योंकि ल्यूट और हार्प दोनों ही तार वाले हैं, लेकिन सारिका युक्त जो है वो आपका ल्यूट वाद्य है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में अभी भी बजाया जाने वाला मृदंगम के पहले बजने वाला वाद्य है, तो कौन सा है? पखावज। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में मृदंगम के जैसा अगर कोई वाद्य है तो वो है पखावज। और इसको प्राचीन में पुष्कर भी कहते थे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपका, पुष्कर कहा जाता था प्राचीन में मृदंग और पखावज को। भिन्न को पहचानिए, शहनाई, कुरुम कुंजल, ओतु और नागस्वरम। तो आपके शहनाई, ओतु, नागस्वरम ये तीनों ही आपके सुशीर वाद्य हैं, और आपका कुरुम कुंजल नाम का जो वाद्य है वो आपका है तत्वाद्य। नेक्स्ट चलते हैं,
18वीं सदी में कर्नाटक संगीत में उपयोग होने वाला एक विदेशी वाद्य, तो कौन सा वाद्य है? वायलिन। नेक्स्ट चलते हैं। कई स्टूडेंट या कई लोगों ने ऐसा समझते हैं कि हारमोनियम आपका इंडियन है। एक बार मैंने टेलीग्राम पे भी पूछा था, तो हारमोनियम आपका इंडियन नहीं है। एलेक्जेंडर डेबिन नाम के व्यक्ति ने इसका आविष्कार करा है, एलेक्जेंडर डेबिन। तो ये आप याद रखिएगा, तो ये इंडियन नहीं है, ये आपका जर्मन है। एक बार इसको थोड़ा सा और कंफर्म करिएगा। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद जर्मन है या फिर कोई और देश का है, लेकिन ये है बाहर का पाश्चात्य वाद्य है और एलेक्जेंडर डेबिन इसके आविष्कारक हैं, ये कंफर्म है। तो चलिए जर्मनी होगा आई थिंक। एक लयबद्ध वाद्य को जो कर्नाटक संगीत समारोह में उपयोग होता है, लेकिन जिसका मूल स्थान है वह है आपका घटम हो जाएगा। कर्नाटक संगीत में अधिक लोकप्रिय वाद्यों में घटम है, जो आपकी शास्त्रीय संगीत सभाओं में, यानी कि जो आपके कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की जो सभाएं होती है उसमें घटम का ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका आता है, प्राचीन तमिल संगीत में मृदंगम को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मट्टलम मृदंगम को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बांसुरी का दूसरा नाम क्या है? तो आपका वंशम दूसरा नाम है, पाविका, वंशी, ये सब बांसुरी के ही आपके नाम है। बांसुरी का संबंध इससे है, तो किससे है आपके? जैकवुड, बम्बू, देवदार या सागौन, मतलब सागौन की लकड़ी। तो आपकी किस लकड़ी से? आपके बम्बू यानी कि बांस की लकड़ी से बांसुरी को बनाया जाता है। और उसके नाम में भी आप देख सकते हैं कि बांस अलग ही आ जाता है, यानी बांस अगर मैं सूरी मतलब ऊ और री को हटा दूं तो आपका बांस, तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि बम्बू। निम्न में क्या बांसुरी का एक प्रकार नहीं है? तो मुरली भी है, पाविका भी है और पावम भी है, लेकिन टूंडकीनी जो है ये आपका नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? टूंडकीनी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, तालबद्ध चमड़े का वाद्य मृदंगम शिवजी के किस चेहरे से पैदा हुआ है ऐसा माना जाता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुषम। नेक्स्ट आपका है, वीणा जैसे तारदार वाद्य शिवजी के किस चेहरे से पैदा हुए थे? तो इसमें मैं थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। ये अभी हाल फिलहाल हम सदयोजतम इसका लगा रहे हैं, आप रीचेक करिएगा क्या इसका आंसर हो सकता है और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके। कहीं कहीं मुझे भी अपना नॉलेज अपग्रेड करना होता है, तो आप भी बताइए अगर आपको पता हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी जैसा वायुवाहिन वाद्य शिवजी के किस चेहरे से पैदा हुआ था? तो ये आपका वामदेवम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदू पुराणों में सूर्य और चंद्र इसे बजाने में माहिर थे, तो क्या बजाने में माहिर थे? वेणु को। अब नेक्स्ट आपका प्रश्न आता है, 22 तारों वाला संगीत वाद्य है, तो संतूर आपका हो जाता है 100 तार का। बाण वीणा भी आपकी 100 तार की हो जाती है, तो यह आप याद रखिएगा। और आपका स्वर मंडल तो हमने पढ़ा ही था, 21 तार से 36 तार तक का होता है। और आपका किन्नरी वीणा आपके 2 तार की हो जाती है। तो यहाँ पे रघुनाथ मेल वीणा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 तारों वाला वाद्य ये कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अमीर खुसरो का मूल नाम था, तो क्या नाम था? अबुल हसन। अमीर खुसरो जी के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं। 12वीं सदी में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने कई सारे आविष्कार करे हैं आपके तबले का, सितार का, जिसको सहतार करके पुकारा था, यानी 3 तारों वाला वाद्य। और उसके अलावा हम देखें तो अमीर खुसरो जी ने ख्याल का आविष्कार, छोटे ख्याल का, 14वीं सदी में तराने का आविष्कार, आपके कव्वाली का आविष्कार, कई सारे राग, साजगिरी, सरपर्दा, यमन, पूर्वी, पुरिया, ये सब इनके ही राग हैं। तालों की बात करें, त्रेताल, सुलताल, झुमरा, कई सारे तालों का आविष्कार भी इन्होंने किया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट नाम है हमारे संगीत के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीर खुसरो का परामर्शदाता था, तो कौन था? निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 प्रश्न पे आ गए हम। 3 प्रश्न और आपके बचे हैं। श्रेष्ठ हिंदुस्तानी संगीतकार पंडित जसराज के गुरु कौन थे? तो वो आपके हैं मोतीराम, यानी इनके पिता का नाम है मोतीराम और यही इनके गुरु हैं।
और इसके बाद इन्होंने मणिराम यानी इनके श्रेष्ठ भाई उनसे सीखा था। नेक्स्ट आपका आता है उस्ताद बड़े गुलाम अली खां के गुरु कौन थे। अब यहाँ पे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब की बात हो रही है, तो बड़े गुलाम अली खां आपके कौन सा वाद्य बजाते थे, यानी मेन तो उनका गाना था लेकिन वो साथ में सारंगी भी प्ले करते थे। और इनका प्रमुख वाद्य कौन सा था आपके, वाद्य कानून। और आपके 1901 में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। अली बख्श इनके पिता थे और गुरु थे चाचा काले खां, इनके गुरु थे जिन्होंने आपके आलिया फत्तू से शिक्षा ली थी, यानी पटियाला घराने के प्रवर्तक अली बख्श और फतेह अली। तो अली बख्श कसूर वाले से इन्होंने शिक्षा ली थी, काले खां से भी ली थी और अली बख्श कसूर वाले से। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है इस मतलब ये पार्ट का हमारे, सितार में संगीतज्ञ पंडित रविशंकर के गुरु थे, तो कौन थे, अलाउद्दीन खां साहब उनके गुरु थे मुख्य रूप से। और इनके आपके जवाई भी, अलाउद्दीन खां के जवाई भी पंडित रविशंकर है, यानी उनके ससुर भी थे। तो ये भी आप याद रखिएगा, कभी एग्ज़ाम में घुमा फिरा के पूछ ले, क्योंकि अलाउद्दीन खां की पुत्री से ही इनका विवाह हुआ था। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें थी। पंडित रविशंकर जी की बात करें तो इनको भारत रत्न मिला है 1999 में। तो ये इनका सब कुछ था बताने का। तो हमने कुल आज के पेपर में 50 प्रश्न किए हैं। इसके पहले वाले पेपर में भी हमने मतलब इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट में भी 50 क्वेश्चन किए थे, ये आपका सेकंड पार्ट था। अब थर्ड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन करेंगे और फोर्थ पार्ट में हम इसको ख़त्म कर देंगे। टोटल 200 क्वेश्चन से इस पेपर में आपके, और सारे म्यूज़िक के हैं और सारे आपके DSSB एग्ज़ाम के लिए जो TGT की होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कुछ इसी प्रकार से आपकी तैयारी स्वरालय म्यूज़िक में कराई जा रही है। देखिए 30 मिनट में मैंने कितने सारे आपको क्वेश्चन करा दिए हैं, सब कुछ मैंने एक ही उसमें आपके करा दिया है। और ये बैचेस आपकी चल रही है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बताएं। तो आपको मेरी क्लासेस कैसी लगती हैं, आप सारी क्लासेस देखिए, सारे वीडियोस देखें और पेपर सॉल्यूशन देखें। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ मैं डेली आपके 5 MCQ कराता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो ये सब कुछ आपको वहाँ पे अपडेट मिलते जाता है कि कौन सा वीडियो नया आ रहा है, कौन सी क्लासेस आ रही हैं और आपके कौन कौन से क्वेश्चन में आपके नए नए उसमें बना के डालता हूँ। और बाकी बैचेस की क्लासेस चल रही हैं। अगर आप DSSB में वाकई में सिलेक्शन पाना चाहते हैं 100% तरीके से, तो आप उन बैचेस से जुड़ सकते हैं। अब आखिरी में अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, कि अगर आपको वीडियोस मेरे क्लासेस सब अच्छी लगती हों तो आप वीडियोस को शेयर ज़रूर करा कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इतनी सारी पेपर्स को सॉल्व कराने में और काफ़ी कुछ मेहनत होती है। तो अगर आपको मेरी क्लासेस, मेरी थ्योरी क्लासेस और जितनी भी पेपर सॉल्यूशन है, वैकेंसी के वीडियो भी मैं लाते रहता हूँ, तो अगर आपको सभी चीज़ें अच्छी लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।